प्यारे बच्चों, आज की हमारी वेरिटास क्लासेस में स्वागत है आप सबका। आज हम, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में आपने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था, जीव प्रक्रम का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। पाचन तंत्र के अंगों के बारे में अध्ययन किया था कि भाई पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे कैसे अपना कार्य करते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में कल अपन ने अध्ययन किया था, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम ये बात करते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं, मुख गुहा में जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन के जो जटिल अवयव होते हैं वो सरल अवयवों में किस प्रकार अपघटित होते हैं, टूटते हैं। तो उनके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पाचन की कार्यकी में किस में अध्ययन करेंगे अपन? पाचन की कार्यकी के अंदर हम उसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे ही हम खाना मुख गुहा में, जैसे ही हम खाना खाते हैं, भोजन का निवाला जब हम खाते हैं तो हम दांतों की सहायता से उसको चबाते हैं। दांतों की सहायता से चबाते हैं तो हम उसके साथ क्या क्रिया करते हैं? उस भोजन में च्यवण क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? च्यवण क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? च्यवण क्रिया होती है। तो च्यवण क्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? उस खाने के कण को चबाते हैं, ठीक है, अच्छी तरह उसको पीसते हैं दांतों की सहायता से। और दांतों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर च्यवनक और च्यवनक दांतों की सहायता से हम उसको अच्छी तरह से चबाते हैं। जब हम चबाते हैं तो लार ग्रंथियों से लार मिक्स होती है। लार ग्रंथियों से भोजन में क्या मिक्स होती है? लार मिक्स होती है। तो जब लार मिक्स होती है तो कुछ मात्रा में मुख गुहा में भी पाचन होता है। मुख गुहा में पाचन, बक्कल केविटी। मुख गुहा को हम क्या बोलते हैं? बक्कल केविटी। उसमें भी पाचन होता है कि वे भोजन को चबाते हैं, चबाते समय लार मिक्स होती है। तो लार में एंजाइम होते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है कि एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक के बारे में आप जानते हो कि उत्प्रेरक जो होता है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग तो नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर देते हैं। तो हमारे सजीवों के अंदर जो उत्प्रेरक होते हैं वो कहलाते हैं जैव उत्प्रेरक, और उन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम। तो मुख गुहा में दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो एंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन भी होता है, और एक एमाइलेज भी होता है। इसको लारीय एमाइलेज कहते हैं क्योंकि एमाइलेज ग्रहणी में भी स्त्रावित होता है, ठीक है, एमाइलेज, ठीक है। और एक एंजाइम होता है इसमें लाइसोजाइम। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ठीक है। तो टाइलिन जो होता है वो क्या करता है? जो भी हम खाने को चबाते हैं उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, हम खाना जो होता है वो कौन से जटिल कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं हम, वो स्टार्च फॉर्म में खाते हैं। कौन सा जटिल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम? स्टार्च। क्योंकि सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, तो हम किसका सेवन करते हैं? स्टार्च का। किसका सेवन करते हैं? स्टार्च, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं उनका एक ही कार्य होता है कि ये क्या करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो होता है, उसका पाचन कर देते हैं। कुछ मात्रा में पाचन करके उसको किस में बदल देते हैं? माल्टोज में। बिल्कुल सरल नहीं करते हैं, एक मध्यवर्ती उत्पाद में बदलते हैं जिसका नाम होता है माल्टोज, ठीक है। जिसका का नाम क्या होता है? माल्टोज, ठीक है। तो एमाइलेज एंजाइम, टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम, ये क्या कर देते हैं? इसका कुछ मात्रा यानी कि 30% कह सकते हो, आपके लगभग 30% इसका यहाँ पे इसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है लाइसोजाइम की, कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। उस खाने के साथ में अगर मान लो कुछ सूक्ष्म जीव चले जाते हैं तो ये जो लाइसोजाइम होता है उस सूक्ष्म जीवों को मार देता है। ये जो लाइसोजाइम होता है ये क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर। वो बोलस के रूप में, किसके रूप में? बोलस के रूप में ग्रसिका में चला जाता है। बोलस के रूप में किस में चला जाता है? ग्रसिका में।
बोलस के रूप में, कि खाना जब मुख गुहा में हम अच्छी तरह चबा लेते हैं, उसके अंदर लार मिक्स कर देते हैं, एंजाइमों के द्वारा क्रिया हो जाती है, तो खाना किस में बदल जाता है? बोलस। बोलस के रूप में कहाँ प्रवेश करता है? ग्रसिका में। किस में प्रवेश करता है? ग्रसिका, इसोफेगस जिसको बोलते हैं हम, ग्रसिका में प्रवेश करता है। ग्रसिका में किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका में क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होती है। ग्रसिका में कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन सरकता हुआ कहाँ चला जाता है? आमाशय में। कहाँ चला जाता है? आमाशय में। तब हम बात करते हैं अब आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, ठीक है। अपन बात करते हैं आमाशय में पाचन, यानी कि डाइजेस्टिव इन स्टोमच, ठीक है, डाइजेशन इन स्टोमच। तो स्टोमच के अंदर डाइजेशन किस प्रकार होता है? अब ध्यान रखना कि जैसे ही जो भोजन होता है वो ग्रसिका से आमाशय में प्रवेश करता है, जब भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो एक बात ये ध्यान रखना कि जब आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय की दीवारें जो होती हैं उनसे जठर रस स्त्रावित होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? आमाशय में होती हैं जठर ग्रंथियां। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियों से क्या स्त्रावित होता है? जठरस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इस जठरस में क्या क्या होता है? इस जठरस के अंदर होता है, एक तो होता है HCl, एक होता है श्लेष्मा, और एक होता है इसमें निष्क्रिय एंजाइम। क्या होते हैं? निष्क्रिय एंजाइम। ये सब किस में होते हैं? ये सब होते हैं आपके जठरस में। तो जठर ग्रंथियां, जैसे ही भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो आमाशय की दीवारों में जो जठर ग्रंथियां होती हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये जठर ग्रंथियां जठरस स्त्रावित करती हैं। जठरस में क्या क्या होते हैं? HCl, श्लेष्मा और निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, ठीक है। HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। श्लेष्मा, जब HCl अम्ल भोजन के साथ में मिलता है, यानी कि आमाशय के अंदर आता है, तो उससे पहले जो श्लेष्मा स्त्रावित होकर के आमाशय की जो दीवार होती है, जैसे ये आमाशय होता है, ग्रसिका कहाँ खुलती है? आमाशय में। तो आमाशय की जो दीवारें होती हैं, आमाशय की जितनी भी ये दीवार होती है, आमाशय की जो ये लेयर होती है अंदर की, है ना, इसको श्लेष्मा चारों तरफ से क्या कर लेता है? कवर्ड कर लेता है। चारों तरफ से क्या कर लेता है? कवर्ड कर देता है। श्लेष्मा चारों तरफ से इसको क्या कर लेता है? कवर्ड कर देता है, ठीक है। अब श्लेष्मा से ये कवर्ड हो जाती है तो क्या होता है कि जो HCl होता है उसकी अम्लता होती है, उसकी pH होती है लगभग 1.2। उसकी pH कितनी होती है? और बहुत कम pH होती है, यानी कि अत्यधिक अम्लीय है, ये अत्यधिक अम्लीय है, ठीक है। इतना अम्लीय है तो आमाशय को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। आमाशय तो कोमल होता है, नुकसान पहुंचा सकता है, चिकनी पेशियों का बना होता है। तो श्लेष्मा जो होता है वो कवर्ड करके आमाशय को स्वपाचन से बचाता है, आमाशय को स्वपाचन होने से बचाता है, ठीक है। और जैसे ही HCl इसमें उसके बाद इसमें HCl स्त्रावित होता है, तो HCl जो होता है आमाशय में जो भोजन आता है उस भोजन के साथ में क्रिया करता है। उस भोजन के साथ में क्या करता है? उस भोजन के साथ में क्रिया करता है, ठीक है। क्रिया किस प्रकार करता है कि HCl क्या करता है? अब HCl क्या करता है? भोजन के कठोर उत्तक जो होते हैं उनको घोलता है। भोजन के जो भी कठोर पदार्थ होते हैं उनको घोलने का कार्य करता है। उनको किसका कार्य करता है? उनको घोलने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रकार अब आगे देखिए आप, उनको घोलने का कार्य करता है। एक तो कठोर उत्तकों को घोलने का कार्य करता है, प्लस भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? कठोर उत्तकों को घोलता है, ठीक है, अम्लीय बनाता है, और सड़ने से बचाता है। सड़ने से बचाओ, ठीक है। इसके साथ में भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। सूक्ष्म जीवों को क्या करता है? नष्ट करता है। इस प्रकार ये जो और निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। और क्या करता है? निष्क्रिय
एंजाइम को सक्रिय करता है। निष्क्रिय एंजाइम क्या करता है? सक्रिय। ठीक है, जब सक्रिय कर देता है तो जो सक्रिय एंजाइम होते हैं वो भोजन में, जो आमाशय में उपस्थित जो भोजन होता है उस भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का वो पाचन कर देते हैं, उस प्रोटीन का पाचन वो आसानी से कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, आगे देखते हैं अपन जैसे सक्रिय किस प्रकार करता है, तो अपन इसकी सक्रियता देखते हैं, सक्रियता को पढ़ लेते हैं कि भाई सक्रिय किस प्रकार करता है। ठीक है, तो देखिए आप इसमें कि निष्क्रिय एंजाइम एक होता है पेप्सिनोजन, एक क्या होता है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, निष्क्रिय होता है ये। इसको HCl क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है। HCl इसको किस में बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। किस में बदल देता है? सक्रिय पेप्सिन में एक्टिव कर देता है इसको। ठीक है, अब ये एक्टिव पेप्सिन क्या करता है? इस भोजन में जो प्रोटीन होता है, इस भोजन में क्या होता है? प्रोटीन होता है, उसका पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? उसका पाचन करता है। उसको किस में बदलता है? पेप्टोन्स में बदलता है। उसको किस में बदलता है? पेप्टोन्स। और आप कह सकते हो प्रोटीओज में बदलता है। किस में बदलता है? प्रोटीओज में। पूरा उसको सरल नहीं करता है, उसको किस में बदलता है? प्रोटीओज के अंदर उसको बदलता है। ठीक है, तो अब यहाँ अपन बात करते हैं कि भाई किसको पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय था उसको HCl ने क्या किया? सक्रिय पेप्सिन ने बदला। सक्रिय पेप्सिन ने प्रोटीन के साथ में क्रिया की, प्रोटीन के साथ क्रिया करके इसको किस में बदल देता है? पेप्टोन्स और प्रोटीओज में बदल देता है। ठीक है, इसी प्रकार एक एंजाइम और होता है जिसका नाम होता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन ये भी निष्क्रिय होता है। इसको HCl किस में बदलता है? रेनिन में बदलता है। किस में बदलता है? रेनिन में। रेनिन का काम होता है जो दूध होता है, ठीक है, आमाशय में दूध, ठीक है, उसको रेनिन क्या करता है? दही में बदल देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? दही में। इस प्रकार आमाशय के अंदर ये पाचन की क्रिया संपन्न होती है। आमाशय में पाचन की क्रिया यहाँ पे आकर के संपन्न होती है। उसके बाद में जो आमाशय से भोजन है वो काइम के रूप में, किसके रूप में? काइम के रूप में, छोटी छोटी गोलिकाएं बन जाती हैं, काइम के रूप में ग्रहणी में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? ग्रहणी में प्रवेश। किस में प्रवेश? ग्रहणी में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? ग्रहणी में, जिसको हम इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम के अंदर प्रवेश करता है। और ड्यूडेनम में प्रवेश करने के बाद में ये कहाँ प्रवेश? ग्रहणी में प्रवेश जब कर जाता है तो ग्रहणी के अंदर ही, यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रहणी जो भाग होता है, मैंने आपको बताया था आमाशय से इस प्रकार निकलने वाला भाग है, ये यू आकार की नली होती है। ठीक है, यहीं इससे क्या जुड़ा होता है? पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। और यहीं पे क्या आके खुलती है? पित्तवाहिनी। यहीं पे क्या आके खुलती है? पित्तवाहिनी आके खुलती है। कहाँ होती है पित्तवाहिनी? लीवर में। लीवर से पित्तवाहिनी कहाँ आके खुलती है? इस ग्रहणी पार्ट में। इस ग्रहणी पार्ट में आकर खुलती है। जो भोजन होता है काइम के रूप में कहाँ प्रवेश करता है? इसके अंदर प्रवेश करता है। तो इसी में यहीं पर पित्तवाहिनी और यहीं पर अग्नाशय से अग्नाशय वाहिनी आकर के यहाँ पर खुलती है। तो पित्तवाहिनी से तो पित्त लवण भोजन में मिलते हैं, पित्त लवण, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आकर के भोजन में मिलता है। ठीक है, पित्त लवण में लवण होते हैं। वो लवण क्या करते हैं कि भोजन में जो वसा होती है उस वसा का पायसीकरण करते हैं। क्या करते हैं? पायसीकरण, यानी कि वसा जो होती है वो जल में घुलनशील नहीं होती है, तो वसा के जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं वसा का पायसीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? वसा का पायसीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अग्नाशयी रस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। अग्नाशयी रस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में तो होता है भोजन का। मैंने आपको जैसा कल आपको बताया था कि भोजन का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। ठीक है, तो अग्नाशयी रस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करने वाले, वसा का पाचन करने वाले और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम भरपूर मात्रा के अंदर, इसके अंदर एंजाइम ग्रहणी में भोजन में मिलाए, काइम में मिलाए जाते हैं, क्योंकि भोजन काइम के रूप में कहाँ प्रवेश करता है? ग्रहणी में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आगे देखिए आप इसमें अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। अपन इसमें बात करते हैं कि भाई अग्नाशयी रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो अग्नाशयी रस के अंदर एंजाइम होते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो होता है, अपन 10th क्लास के लेवल तक जितना है आपके, वैसे तो आपके 11th क्लास में डिटेल से और दिया हुआ है,
सब बायोलॉजी के अंदर। लेकिन 10 क्लास तक आपके क्या दिया हुआ है, एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। लेकिन किस फॉर्म में होता है ये, निष्क्रिय फॉर्म में, जिसका निष्क्रिय फॉर्म होता है ट्रिप्सिनोजन। निष्क्रिय फॉर्म क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन। तो ट्रिप्सिनोजन से ये किस में बदलता है, सक्रिय ट्रिप्सिन में। उसके बाद में दूसरा एंजाइम होता है इसमें एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है ये, ठीक है। एमाइलेज के बाद में इसके अंदर एंजाइम होता है एक तीसरा एंजाइम जो जिसको हम कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं हम इसको, लाइपेज। भाई ट्रिप्सिन करेगा प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन जब करता है, प्रोटीन को किस में बदल देगा, प्रोटीन का सरल अणु अमीनो अम्ल में। किस में बदल देगा, अमीनो अम्ल में, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो होता है वो किस में बदल देगा, अमीनो अम्ल में, ठीक है। एमाइलेज की बात करें तो स्टार्च को किस में बदल देगा, माल्टोज में। किस में बदल देगा, माल्टोज में। कौन, एमाइलेज। शक्तिशाली एमाइलेज होता है जो कुछ ही जो आधे घंटे के अंदर संपूर्ण स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदल देता है। पावरफुल एमाइलेज होता है, जबकि मुख्य गुहा में इतना पावरफुल एमाइलेज नहीं होता है। अब बात करते हैं लाइपेज। अब लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो कौन सी वसा का, जो पित्त लवण थे उन्होंने वसा को पायस्यीकृत किया था, सरल बनाया था वसा को। तो पायस्यीकृत वसा को, पायस्यीकृत वसा को लाइपेज क्या करता है, किस में बदल देता है, वसीय अम्ल में, वसा के सरल अणु में बदल देता है। किस में बदल देता है, वसा के सरल अणु में बदल देता है। वसीय अम्ल, वसा का सरल अणु क्या कहलाता है, वसीय अम्ल कहलाता है। तो ये इस प्रकार इसमें बदल देता है, वसीय अम्ल में, यानी कि सरल अणु में बदल देता है, ठीक है। इसी प्रकार अपन अगर आगे बात करते हैं तो जैसे आपने तीनों के बारे में समझ में आ गया आपके कि भाई स्टार्च का पाचन करने वाला एमाइलेज है ना, पायस्यीकृत वसा को पचाने वाला लाइपेज है, जो किससे आएगा, अग्नाशी रस से, और वसीय में बदल देगा। इसी प्रकार जो माल्टोज बचता है, क्योंकि सरल रूप तो ग्लूकोज होता है, सरल रूप क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो माल्टोज जो होता है एक एंजाइम होता है जो आंत में होता है, यानी कि जो क्षुद्रांत्र में होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, कल बताया था मैंने आपको, ग्रहणी, इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने बात की थी कि ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। तो शुद्रांत्र की दीवारों से एक एंजाइम स्त्रावित होता है जिसको बोलते हैं माल्टेज। वो माल्टोज को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। तो अपन कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं वो सरल टुकड़ों में टूट गए। भाई कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या है, ग्लूकोज। प्रोटीन का सरल रूप क्या है, अमीनो अम्ल। इसी प्रकार वसा का सरल रूप क्या है, वसीय अम्ल। तो भोजन का पाचन होकर के, यानी कि जो भी जटिल रूप थे खाने के अंदर, जो भी यानी कि हमने जो खाद्य पदार्थ खाया था उस खाद्य पदार्थ में जो भी जटिल रूप थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, सरल रूप में। किस में कन्वर्ट हो गए, सरल रूप में, यानी कि पाचन की क्रिया हो गई। अब इसमें क्या होता है कि जो सरल रूप में है ये आंत के अंदर प्रवेश करते हैं, शुद्रांत्र में प्रवेश करते हैं। ग्रहणी से कहाँ प्रवेश करते हैं, ये शुद्रांत्र में प्रवेश करते हैं। ग्रहणी से कहाँ प्रवेश करते हैं, ये शुद्रांत्र में प्रवेश करते हैं। तो शुद्रांत्र में इनका क्या होता है, अवशोषण। शुद्रांत्र में इनका क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है इनका, अवशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, अवशोषण। अब शुद्रांत्र की जो दीवारें होती हैं, इधर देखो आपको थोड़ा सा, शुद्रांत्र की दीवारों में इस प्रकार के ऐसे वलन होते हैं, सूक्ष्म होते हैं बिल्कुल। दीवारों में इस प्रकार के वलन होते हैं। तो सबसे अधिक भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, शुद्रांत्र में। अब ध्यान रखना, अवशोषण का मतलब क्या होता है कि जो खाना, भोजन का जो सरल रूप है, भोजन का सरल रूप जो है उसका रक्त में पहुंचना, उसका रक्त में पहुंचना, और रक्त में पहुंचने को हम क्या कहते हैं, अवशोषण। रक्त में पहुंचने को हम क्या कहते हैं, अवशोषण। तो जो खाने के जो कण होते हैं वो रक्त द्वारा अवशोषित होते हैं। कैसे, कि जो मैंने ये बनाए आपके सामने कि ये जो दीवारों पर वलन होते हैं, इन वलनों को बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं इनको, रसांकुर। ये क्या काम करते हैं, ये अवशोषणकारी जो सतह है, ये दोनों सतह जो है क्या, अवशोषणकारी सतह है। ये क्या करेगी, भोजन के सरल रूप का अवशोषण करवाएगी, है ना। तो अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ये अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देती है, ठीक है। और
इसके अंदर देखो एक संरचना अपन यहाँ थोड़ा डिटेल से बना के बताते हैं कि भाई इस प्रकार वलन होता है। कैसे होता है वलन? इस प्रकार। इसमें छोटे छोटे और वलन होते हैं, इसमें छोटे छोटे इस प्रकार रोम की तरह होते हैं, इसको सूक्ष्मांकुर कहते हैं। ये एक की संरचना बना के बताइए, इनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर। इनके अंदर क्या होती हैं? इनके अंदर लसिका वाहिनियां होती हैं और रक्त केशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं इनके अंदर? रक्त केशिकाएं। सब के अंदर ये एक की संरचना बना के बताइए इस प्रकार। तो इनके अंदर क्या होती हैं? रक्त केशिकाओं का जाल होता है। तो जो भी भोजन के कण होते हैं, सरल खाद्य पदार्थ होते हैं, वो सरल खाद्य पदार्थ रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। किस में अवशोषित हो जाते हैं? रक्त में। तो रक्त द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं? अवशोषण। इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं? अवशोषण कह देते हैं। समझ गए बात को? अवशोषित। तो इसमें किसका अवशोषण हो गया अभी? सरल रूप ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है, वसीय अम्ल का अवशोषण हो जाता है, अमीनो अम्ल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है। और एक विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं, तो वो क्या है? उनका पाचन करने वाले एंजाइम नहीं होते हैं, तो वो सरल रूप में ही खाए जाते हैं और उसी प्रकार उनका भोजन का अवशोषण छोटी आंत से हो जाता है। और कुछ एंजाइम ऐसे बचते हैं, कुछ विटामिन और कुछ खनिज लवण जो होते हैं उनका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। उनका अवशोषण किस में होता है? बड़ी आंत में। लेकिन अधिकांश भोजन के अवयव जो होते हैं, ग्लूकोज, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, इनका अवशोषण कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत्र के क्षुद्रांत्र भाग के अंदर होता है। लेकिन कुछ जल खनिज लवण और कुछ विटामिन का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। किस में होता है? बड़ी आंत में। बात समझ में आ गई? उसके बाद में आगे देखते हैं अपन भाई। बड़ी आंत में अवशोषण हो जाएगा। बड़ी आंत में जब अवशोषण हो जाता है, अवशोषण के बाद में जब अवशोषित होकर के भोजन रक्त में मिल जाता है और रक्त द्वारा शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचता है, रक्त द्वारा शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचेगा और कोशिकाओं में जाकर के इससे ऊर्जा का निर्माण होता है। उस क्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। एसिमिलेशन। क्या कहते हैं हम उसको? एसिमिलेशन। रक्त द्वारा ये जो सरल खाद्य पदार्थ हैं, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, वसीय अम्ल है, विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, ये सब कहाँ पहुँचते हैं? शरीर के प्रत्येक अंग की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचते हैं और पहुँच करके इन पदार्थों का अपघटन होकर के और उनसे ऊर्जा का निर्माण होता है। इस क्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। इसको क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब अंत में जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको अपचित खाद्य पदार्थ कहते हैं, जो मलाशय में इकट्ठा होता है। किस में इकट्ठा होता है? मलाशय में इकट्ठा होता है, रेक्टम में, जिसको समय समय से किससे बाहर निकाल दिया जाता है? गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कंप्लीटली अपने किसकी अभिक्रिया हो जाती है? पाचन की क्रिया कंप्लीटली यहाँ पर आकर के संपन्न हो जाती है। पूरी यहाँ पे आकर के क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। ठीक है। जैसे इसके अंदर देखिए आप, यहाँ देखिए आप, क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यकृत और अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। जैसा मैंने बताया, यकृत से क्या? पित्त लवण आएगा। ठीक है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय एंजाइम क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। अग्नाशय एंजाइम उस अम्लीय भोजन को क्या बनाते हैं? क्षारीय बनाते हैं। यकृत से स्त्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। ये कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो पित्त लवण होता है वो उन छोटी गोलिकाओं को खंडित कर देता है। बड़ी गोलिका होती है, ऐसे बड़ी गोलिका होती है, उसको ऐसे छोटी छोटी गोलिकाओं में पित्त लवण क्या कर देता है? खंडित कर देता है। वसा की बड़ी गोलिका को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। इसको बोलते हैं पायसीकरण। क्या कहते हैं इसको? पायसीकरण, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन का मेल पर इमल्सीकरण की तरह है, जो अपन चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे। अग्नाशय रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन होता है। मैंने बताया था आपको क्या होता है? ट्रिप्सिन। वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज होता है और क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र से स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में
अपघटित कर देते हैं। किस में अपघटित कर देते हैं? अमीनो अम्ल के अंदर इसको अपघटित कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे के वैसे इसमें आगे देखिए। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल में और पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। अब आपको मैंने बताया था शुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर एक ही बात है, यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, या इसका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने और नए उत्तकों के और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं? स्वांगीकरण क्रिया कहते हैं इसको हम, जैसा आपको मैंने अभी बताया था। समझ गए बात को? देखिए, बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम जो होते हैं, दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। बड़ी आंत में जोड़ वृहदांत्र किसको बोलते हैं? वृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत का। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। इस पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधिनी क्या करती है? इसको रोके रखती है। इसको क्या करती है? रोके रखती है। समझ गए बात को? ये पाचन की संपूर्ण क्रिया हो जाती है। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे आपके छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई लारीय एमाइलेज का नाम बताइए, लारीय एंजाइम का नाम बताइए, ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का पाचन करने वाला आंतरीय एंजाइम का नाम बताइए, तो प्रोटीन का पाचन करने वाला आंतरीय एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए प्रोटीन का पाचन करने वाला आमाशय एंजाइम का नाम बताइए, तो वो होता है पेप्सिन। इस प्रकार आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको अंत में क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अपन। जब पूरा चैप्टर आपके हो जाएगा तो उसके बाद में अपन क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अगला आपके जो आएगा, इधर देखिए आप, आगे जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम अध्ययन करेंगे वो होगा हमारे श्वसन। उसको हम क्या कहेंगे? श्वसन। अगला टॉपिक जो है, यानी कि जीव प्रक्रम का जो अगला टॉपिक है, उसको क्या कहेंगे हम? श्वसन। भाई श्वसन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है।